अच्छा बटी, हम कल पढ़ रहे थे, देखो दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, लेकिन जिनका बिहेवियर कैसा है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, और इनको हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया भाई साहब आपका, और आपका अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने कंबाइन करा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग लाइक अ बेस, ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद एसिड्स, oxide which react with acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxides. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ओके। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, मेटल प्लस वाटर। अगर हम भाई साहब मेटल के साथ, ये हो गया है, रिएक्शन विथ वाटर हो गया ना, नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर हो गया, राइट। लो रिएक्टिव मेटल्स, ये हुआ है क्या? हाँ, ये हो गया था स्टीम वगैरह, ओके। डाइल्यूट एसिड ये नहीं हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? ओके ओके, सो वी विल नाउ सी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो आपका जो डाइल्यूट एसिड्स है उनका रिएक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, ओके। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया। तो मेटल प्लस एसिड, ये आपका क्या बनाएगा भाई साहब, मेटल सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो कोई भी मेटल प्लस एसिड, ठीक है, कोई भी मेटल प्लस एसिड वो आपका क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई भी मेटल प्लस एसिड आपका क्या बनाएगा भाई साहब, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस आ रहा है वो कैसे आप समझेंगे, हाँ, टाप्टी बम, ओके। सो इट विल बर्न विद अ, क्या टाप्टी बम, क्या बोलते हैं उसको, टाप्टी बम, ओके। तो वैसा एक पॉपिंग साउंड आएगा भाई साहब, इट्स अ कलरलेस एंड odorless गैस एंड इट विल प्रोड्यूस अ, when a burning matchstick is brought close to it, it will produce a burning with a popping sound. तो मेटल प्लस एसिड आपका क्या बनेगा भाई साहब, मेटल सॉल्ट प्लस, अब उठा लो भाई साहब मैग्नीशियम को, कोई भी एसिड ले लो, देखो आपके तीन टाइप के एसिड्स हैं जो मिनरल एसिड्स हैं, क्या क्या भाई, मिनरल एसिड्स क्या क्या है, हाँ, आगे, ओके। अरे चाचा और चाची लोग, तीन ही मिनरल एसिड है, तीन ही मिनरल एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीन ही मिनरल एसिड है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 हो गया भाई साहब आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 ये हो गया भाई साहब आपका नाइट्रिक एसिड। ये तीन ही मिनरल एसिड्स हैं, बाकी और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, लेकिन वो वीक एसिड्स हैं। जैसे जो आप विनेगर डालते हो वो आपका एडिबल एसिड है, दैट कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है। विनेगर बेसिकली एसिडिक एसिड होता है, दैट कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो आपका HCl हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 क्या हो गया भाई साहब आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 हो जाएगा आपका भाई साहब क्या, नाइट्रिक एसिड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मेटल को सब जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कौन सा एसिड पसंद है बोलो, उठा ले, HCl पसंद है, चलिए भाई साहब, तो HCl के साथ हम मेटल का एक मेटल ले लिया हमने, क्या, मैग्नीशियम, Mg ले लिया, ठीक है, और इसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहे, क्या बनेगा बोलो, MgCl2, ये बनेगा MgCl2 प्लस H2। ये MgCl2 कहां से आया, आई काव्या, जल्दी 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 फटाफट, MgCl2 कहां से आया, चला, MgCl2 बना कहां से भाई साहब, कैसे बनाया, समझ में कैसे आया कि Mg ओवर Cl के साथ दो लगेगा, ज्योति बता, कैसे बैलेंस करेंगे, नहीं, Mg बेसिकली क्या है, Mg आपका दो है, इसका वैलेंसी, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा MgCl2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब,
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा आपका MgCl2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ऐसा बना है MgCl2। ठीक है। सो कंपाउंड्स में थोड़े बहुत आपको वैलेंसी जानने पड़ेंगे भाई साहब। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, फट से आपको दिमाग में आना चाहिए, 1 होता है। और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। आप लोग इसमें और ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नाम रटे होने चाहिए। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अरे हाँ, एक तो दूंगा ना, कैल्शियम है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सब आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको चलो सीजियम आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको कम से कम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। इनकी वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? भाई साहब तलवार लटक रही है आपके सर के ऊपर, 3 महीना भी बाकी नहीं है। क्या क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपके मतलब ज्यादा करके रिएक्शंस में काम आते हैं, स्ट्रोंटियम, ये सब आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए। ग्रुप 2 में एल्यूमिनियम आता है, जिसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम किसी ना किसी स्टेप में तो गड़बड़ा जाओगे ही भाई साहब, या वैलेंसी में अगर गड़बड़ा गया तुम क्या ही इक्वेशन बना लोगे बताओ। वैलेंसी में तुम्हारा, तुम पहली बात तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या, तुमको समझ में आ भी गया कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये तुमने ठीक से नहीं लिखा तो क्या खास बैलेंसिंग करोगे भाई साहब, क्या ही बैलेंसिंग करोगे बताओ। और जो बैलेंसिंग होगी तुम्हारी बिल्कुल बकवास होगी, वो गड़बड़ होगी। तो पहली बात तो तुमको ये जानना है ना, ये कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, और इस फॉर्मूले को तुम तभी जान सकते हो जब तुमको बैलेंसी के बारे में मालूमात हो। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम प्लस HCl ये बना रहा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे 2HCl कर दो, MgCl2 प्लस H2 गैस, भाई साहब ये हो गया। ठीक है, ओके। लेट्स से आपने एल्यूमिनियम उठा लिया, अभी एल्यूमिनियम को किसके साथ रिएक्ट कराना है, चलिए इसको भी हम करा दे इसके साथ। ठीक है, HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3। कैसे? क्योंकि Al की वैलेंसी है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1, सो दैट विल बी AlCl3, AlCl3। तो ये हो गया आपका AlCl3। ठीक है, प्लस प्लस H2 प्लस H2, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 3 हो गया, ये लेट्स से 6HCl, 6HCl, 2 2AlCl3 हो गया भाई साहब, और ये हो जाएगा 3H2, है ना, ये हो गया भाई साहब 3H2। ये सब बैलेंसिंग तो बाद में हिट एंड ट्रायल मेथड से कर ही लोगे, लेकिन मुद्दा ये है कि इसका फॉर्मूला तो आना चाहिए ना आपको। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल आप ये देख रहे हो कि आप सारे मेटल्स को उठा लो, आपको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है भाई साहब। अभी जैसे समझ लो जिंक को रिएक्ट कराना है HCl से, चलिए जिंक के लिए हम H2SO4 उठा लेते हैं। ठीक है, H2SO4, तो ये क्या ही दे देगा आपको, बोलो, ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी आप आयरन को डालो, आयरन को रिएक्शन करा दो, आयरन प्लस लेट्स से HCl, आयरन का HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, आयरन की वैलेंसी 2 और 3 दोनों भी होती है, तो FeCl2 भी बनेगा, FeCl3 भी बनेगा। फिलहाल हम FeCl2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, FeCl2 बना अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये हो गया H2 गैस। देखो, ठीक है, हर एक में आपको देखो H2 गैस मिल रहा है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, हर एक में आपको भाई साहब यू आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस। So whenever you are using an acid to react with a metal, it will always give hydrogen gas. इतने गरीब बेचारे की तरह क्यों बैठा हुआ है, क्या हुआ है भाई साहब, क्या हुआ? नहीं नहीं, उसको पूछ रहा हूँ, तेरे पीछे वाले को, टीयर्स मात्रे, क्या हो गया? ना बोल दिया है? अरे अच्छा टाइम है भाई साहब, अगर अभी ना बोल दिया है तो। ठीक है, अभी जरूरत भी नहीं है, अभी मार्च तक सब ना ही बोले तो अच्छा है। ठीक है, ओके। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनका भाई साहब जब भी हम कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब HCl हो गया, ये HCl हो गया, लेट्स से सबको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। आपके 3 ही मिनरल एसिड्स हैं, बाकी एसिड्स तो बहुत हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है, ये H2CO3 है भाई साहब। ठीक है, CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, बहुत सारे और भी एसिड है। ये जो है वो बहुत फीके एसिड्स है, फीके एसिड से मतलब इनसे ज्यादा रिएक्शन होगा नहीं। जनरली वी डू नॉट यूज दिस इन केमिकल रिएक्शंस व्हेन यूजिंग एन एसिड इज कंसर्न। ठीक है, कार्बोनिक एसिड तो आपके ऊपर ही गिरता है जब बारिश होती है, तो कार्बोनिक एसिड आपके ऊपर गिरता है।
ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलके वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो खास नुकसान तो आपका होता नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर भाई साहब HCl या HNO3 या H2SO4 गिर जाए भाई साहब, अगर पूरा जो प्योर एसिड्स हैं, ये जो आपके मिनरल एसिड्स हैं, अगर इधर गिरेंगे ना तो इधर से निकल आएंगे बस, मांस मज्जा लेकर। ठीक है, इतना स्ट्रांग होता है ये। ठीक है, ओके। सो मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है भाई साहब। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑल वीक एसिड्स। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। HCl पे आपने मैग्नीशियम डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एल्यूमिनियम डाल दिया भाई साहब, हाइड्रोजन गैस। जिंक डाल दिया, हाइड्रोजन गैस। आयरन डाल दिया, सब में हाइड्रोजन गैस। तो whenever you are putting a metal in an acid, it is followed by the evolution of hydrogen gas. The vigor of the reaction of a metal with dilute acid depends upon its chemical reactivity. vigor मतलब कितनी जोर से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है भाई साहब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर, कितना केमिकली ये रिएक्टिव है। और आपने कल रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, है ना, हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से मेटल्स हैं, पहला कौन है, उसके बाद नहीं 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 देख के नहीं, पोटेशियम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, लेड, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद गरीब एलिमेंट आएगा कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर और ये गोल्ड। ये याद रहेगा भाई साहब, ये रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि मैंने एसिड सेम ही यूज किया है HCl, सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन किसमें होगा, विगरस मतलब तेज रिएक्शन, मैग्नीशियम लिया हुआ है, एल्यूमिनियम लिया हुआ है, जिंक लिया हुआ है, आयरन लिया हुआ है। फटाफट से भाई साहब अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपने पोटेशियम लिखा, पोटेशियम हो गया, सोडियम, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भाई साहब आपका कैल्शियम, फिर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा आपका भाई साहब एल्यूमिनियम, फिर आएगा आपका जिंक, देन देन लेड, लेड, फिर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर आपका भाई साहब आएगा मर्करी Hg, और फिर आएगा आपका सिल्वर दैट इज Ag, एंड दैट इज गोल्ड। ठीक है, तो इनमें से भाई साहब कौन कौन है, देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है भाई साहब, तो वी हैव मैग्नीशियम, ठीक है। देन वी हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद है भाई साहब जिंक, ठीक है, उसके बाद है भाई साहब आयरन, अरे आयरन पे लिखा ही नहीं भाई साहब, इसके बीच में कहीं था ना आयरन, जिंक के बाद था ना आयरन, हाँ, ठीक है, तो इसके बाद था। तो सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन किसमें होगा, मैग्नीशियम में, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे विगरस रिएक्शन होगा मैग्नीशियम में, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम में, उसके बाद होगा जिंक में, उसके बाद होगा आयरन में। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, द विगर ऑफ द रिएक्शन, कितने विगर से होता है, कितनी जोर से होता है, फुस से ऐसे मतलब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पे आपको विगरस रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे उससे भी कम और उससे भी कम। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे बुदबुदे बहुत जोर से निकल रहे हैं, है ना, ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम, यहाँ पे उससे भी कम, और यहाँ पे सबसे कम, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। Okay, some metals react explosively, extremely rapid with dilute acid. Some metals react rapidly. Some metals react only in heating, while others do not react at all. ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स भाई साहब आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कौन, और उन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ये वाले मेटल्स देखो, ये आपके नोबल मेटल्स हैं, ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि भाई साहब देखो, पुश्तैनी जायदाद में कोई गड़ा हुआ धन है कि नहीं। अरे भाई साहब, अगर सोना या चांदी जो भी गड़ा हुआ रहेगा, सिल्वर या गोल्ड, वो जमीन में जो एसिड रहेंगे उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल स्टे एज इट इज फॉर एवर। क्या ये समझ में आ रहा है, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, ठीक है, वेयर एज अदर्स डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो मेटल्स होंगे और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सम मेटल्स विच रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, ठप से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, विद डाइल्यूट एसिड। सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली, जोर से रिएक्ट करते हैं, एंड सम मेटल्स रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, जब उनको हम हीट करेंगे, whereas others do not react at all, जबकि बाकी रिएक्ट नहीं करते, they do not react at all। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे समझ लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने HCl के साथ किया है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सो मैग्नीशियम प्लस HCl, दिस विल गेट यू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये हो गया आपका 2HCl MgCl2। एल्यूमिनियम प्लस
3HCl, AlCl3 प्लस H2, ठीक है, 3H2, तो 2Al। आपका भाई साहब जिंक प्लस HCl, तो ये बनाएगा आपका जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल प्लस एसिड, दिस विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और क्या है भाई साहब आपका आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दिस विल गिव यू व्हाट, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन अगर भाई साहब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका आयरन सल्फेट देगा और हाइड्रोजन गैस। Fe प्लस H2SO4, दिस इज गोइंग टू गिव यू FeSO4 प्लस H2, ठीक है। Fe प्लस H2SO4 विल गिव यू FeSO4 प्लस H2, ठीक है। जिंक प्लस H2SO4 ये क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस H2SO4, तो ये देगा आपको मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सल्फेट आयन की वैलेंसी भाई साहब नोट कर लीजिए, ये 2 होता है, ठीक है, इट इज 2। तो जैसे अगर भाई साहब आयरन के साथ है, आयरन की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी भाई साहब आपकी 2 है, तो ये 2 2 1 हो गया भाई साहब, तो ये हो गया FeSO4, ठीक है। जैसे आपका जिंक सल्फेट है, जिंक और ये सल्फेट, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो ये 1 हो गया, तो दिस विल बी व्हाट, ZnSO4, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब मैग्नीशियम और ये आपका सल्फेट, तो ये आपका 2 और ये आपका 2, तो ये भी भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, दिस विल बी मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सो मेटल प्लस एसिड इज गोइंग टू गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Copper does not react with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid at all. This shows that copper is even less reactive than iron. इसको लिख लीजिए भाई साहब। Done, done, done. Copper does not react with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid at all. This shows that copper is even less reactive than iron. ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। अगर कोई मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, इसको लिख लीजिए। कोई भी मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व।
HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes H2 into H2O. तो HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू H2O. ठीक है. ओके. It itself reduces to nitric oxide, nitrogen dioxide and nitrous oxide. आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को हम जनरली यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो HNO3 जो है वो है आपका नाइट्रिक एसिड. ठीक है. व्हाई इज इट नॉट यूज जनरली? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये भाई साहब आपका स्ट्रॉन्ग अलोंग विथ एन एसिड, अलोंग विथ बीइंग एन एसिड, अलोंग विथ बीइंग एन एसिड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल. ठीक है. क्लियर है. तो एसिड के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3, कोई भी मेटल को जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. ठीक है. HNO3 क्या है भाई साहब? आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट ऑक्सीडाइजेस. तो ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व, पहले स्टेप में हाइड्रोजन इवॉल्व यहां पे भी होगा, लेकिन HNO3 क्या करेगा? इस H2 को H2O बना देगा. ठीक है. It itself reduces to nitric oxide, nitrogen dioxide and nitrous oxide. ये भाई साहब itself इसमें reduce हो जाएगा. ठीक है. HNO3 ये इसमें reduce हो जाएगा. नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? When metal reacts with HNO3, H2 gas is not evolved. तो अगर मेटल आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व. ठीक है. ओके. तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड, बहुत ही डाइल्यूट अगर रहेगा. ठीक है. बहुत ही डाइल्यूट मतलब इतने से पानी में आपने एक दो बूंद अगर नाइट्रिक एसिड डाला रहेगा, बहुत ही डाइल्यूट. ठीक है. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. मैंगनीज है देखो. ठीक है. दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम और ये है मैंगनीज. मैग्नीशियम होता है Mg, मैंगनीज होता है Mn. इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया जिसको अपन रॉयल वाटर बोलते हैं इन लैटिन. इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. तो ये आपका भाई साहब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1 है. इसी को अपन बोलते हैं एक्वा रिजिया. दिस इज नोन एज एक्वा रिजिया. ठीक है. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एसिड्स में डिसॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा. एक्वा रिजिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है. ठीक है. तो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से इन द रेशियो ऑफ 3:1 बना होता है. इसको अपन बोलते हैं रॉयल वाटर और एक्वा रिजिया. रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज को डिसॉल्व कर देगा, ये इतना तेज है. ठीक है. जनरली ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस में इसका यूज होता है. ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस में कब यूज होगा? क्योंकि हमको मालूम है आपका सिल्वर और गोल्ड जो है वो नोबल मेटल्स हैं, वो ज्यादा करके एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्वा रिजिया से वो रिएक्ट कर जाएंगे. ठीक है. इसको नोट कर लीजिए भाई साहब. आपका एक्वा रिजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है ये. ठीक है. पहले से बना हुआ रखा नहीं रहता है, इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है. किससे? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर से इन द रेशियो ऑफ 3:1. It is a freshly prepared mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1. Highly corrosive and a fuming liquid. Highly corrosive है भाई साहब, corrode कर देगा, metals को corrode कर देगा इसको भाई साहब. और fuming liquid है, बहुत जोर से धुआं प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. Highly corrosive and fuming liquid. ठीक है. It can dissolve gold and platinum. यहाँ तक कि भाई साहब गोल्ड और प्लैटिनम को ये डिसॉल्व कर सकता है. It can actually dissolve gold and platinum.
गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर जो कि एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं करते थे, एक्वा रिजिया के साथ ये भाई साहब रिएक्ट कर जाएंगे, दे विल रिएक्ट विद एक्वा रिजिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, तो ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल और थ्रेड, टेस्ट ट्यूब, कॉपर वायर, फेरस सल्फेट, थ्रेड। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, दिस इज फॉर्मिंग फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को भाई साहब अगर हमने आयरन के साथ रिएक्ट करवाया, ये आपका कॉपर सल्फेट है और आयरन के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे क्या बना आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, प्लस कॉपर। ये क्यों बना भाई साहब, व्हाई विल दिस हैपन, क्योंकि आपका आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप पूरा लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, ये नेल पे भी कॉपर आ जाएगा और इसका पूरा आयरन सोल्यूशन में चला जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द थ्रेड। अब ये देखो नेल का भाई साहब एकदम पूरा ये चला गया है, आयरन चला गया है एंड कॉपर हैज डिपॉजिटेड ऑन इट, अभी इस पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सो फेरस सल्फेट सोल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन विल गिव यू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, दिस इज गोइंग टू गिव यू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। फेरस सल्फेट, अभी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी अ रिएक्शन हैपनिंग, बट कॉपर व्हेन इट इज मेड टू रिएक्ट विद आयरन सल्फेट you will see no reaction happening। ठीक है, you will see no reaction happening। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब नो रिएक्शन होगा क्योंकि कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपकी भाई साहब रिएक्टिविटी सीरीज है, तो आपका यहाँ पे क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर इज बिलो आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे दो चीजें और ऐड हो गई हैं, टिन और लेड, आयरन के बीन ऑन। ठीक है, कॉपर भाई साहब इसके नीचे है। ठीक है, सो कॉपर इज बेसिकली बिलो दिस, हेंस इट विल नॉट रिएक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। Reaction of copper, when a strip of copper metal is kept immersed in silver nitrate solution for some time, the solution gradually becomes blue and a shiny grayish white deposit of silver metal is formed on the copper strip। ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है और इस कॉपर के साथ अपन रिएक्ट करा रहे हैं इसको, तो ये क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट, इट इज मेड टू रिएक्ट विद कॉपर, ये हो गया आपका कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे इसको क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, देखो, क्योंकि भाई साहब कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ध्यान दीजिए आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के बाद आता है भाई साहब आपका कॉपर। ठीक है, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, सिल्वर या कॉपर? कॉपर। ठीक है, तो भाई साहब कॉपर क्या करेगा,
देख रहे हो भाई साहब, इस सीट में जादू है कि नहीं? जवाबें निकल रही है भाई साहब, वहां पे बैठोगे तो जवाब नहीं निकलता है कि नहीं? भगा दो। ओके, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये भाई साहब इससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ओके, तो दिस विल बिकम कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। क्लियर है? क्लियर है? वही कॉपर जो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था आयरन सल्फेट से या आयरन नाइट्रेट से, वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर नाइट्रेट से। इसके पहले आपने देखा कि भाई साहब कॉपर को जब हम आयरन सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस आयरन। वाई? because copper is obviously less reactive than iron, because of which it was not able to displace iron. ये क्या मोबाइल देख रहा है क्या? नहीं, मोबाइल नहीं देख रहा है ना? ओके, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका 2AgNO3 प्लस, तो 2AgNO3 प्लस Cu। अब देखो कि यहाँ पे अगर सिल्वर को आपने डिपॉजिट किया तो कॉपर नाइट्रेट प्लस ये बन जाएगा आपका सिल्वर। देखो ये कॉपर का एक तार है, आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में इसको डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे इस तार में से कॉपर निकल जाएगा सोल्यूशन में, और इस तार में क्या डिपॉजिट होने लगेगा, सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन में है वो भाई साहब इस तार में डिपॉजिट होने लगेगा। देखो बाहर तार का कलर अभी भी कॉपर है, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा भाई साहब, सिल्वर डिपॉजिट हो गई है। ठीक है, सिल्वर आपका डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, ये सोल्यूशन से भाई साहब सिल्वर पास होगा इसमें और इसमें डिपॉजिट होने लगेगा, और इसका कॉपर भाई साहब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में चला जाएगा, फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। सोडियम एक मेटल है भाई साहब, ठीक है, सोडियम एक मेटल है, सोडियम इज अ मेटल, so sodium readily reacts with chlorine to form an ionic chloride called sodium chloride। तो सोडियम भाई साहब मेटल क्लोराइड है, तो सोडियम will readily reacts with chlorine to form an ionic chloride called sodium chloride। तो सोडियम हो गया भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरीन, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो सोडियम विच इज बेसिकली अ मेटल प्लस क्लोरीन विच विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, दैट इज एन आयनिक क्लोराइड। इसको हम आयनिक क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं आरुष माने, जल्दी बताइए, आयनिक क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड तो ये है वरद, आयनिक क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस, या हम और प्रिसाइसली बोले एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है भाई साहब। ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहा है ये। ठीक है, ये बन रहा है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये भाई साहब सोडियम बन गया है प्लस, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया उसको गेन कर लिया है, तो ये बन गया क्लोरीन माइनस। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड मतलब NH प्लस Cl माइनस है, ये आपका सोडियम क्लोराइड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, एंड हेंस वी कॉल इट एज आयनिक क्लोराइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ठीक है, ओके। कैल्शियम इज अ मेटल, ठीक है, तो आपका भाई साहब सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम रेडिली रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम इज अ मेटल विच रिएक्ट्स विगरसली विथ क्लोरीन, ये कैल्शियम भाई साहब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCl2। ठीक है, कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम इज बेसिकली अ मेटल विच रिएक्ट्स विगरसली विथ क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा भाई साहब। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूले पे आप कैसे आएंगे, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ये बन गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस ये भाई साहब देखो, Ca उधर भी एक है, Ca इधर भी एक है, Cl2 उधर भी, Cl आपका 2 है और इधर भी Cl आपका 2 है। ठीक है, क्लियर है? जिंक कंबाइंस डायरेक्टली विद क्लोरीन, तो जिंक है भाई साहब आपका क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है, अगेन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहे हैं ये सारे आपके भाई साहब आयनिक क्लोराइड्स होंगे, मतलब कैल्शियम भी आपका एक आयनिक, कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड भी आपका एक आयनिक क्लोराइड होगा। आप अगर देखोगे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में आयंस क्या क्या होंगे बोलो, Na प्लस एंड Cl माइनस। कैल्शियम क्लोराइड में आयंस क्या क्या होंगे, नहीं Ca प्लस नहीं, Ca2 प्लस, और यहाँ पे भाई साहब Cl माइनस। ठीक है, मैं जिंक क्लोराइड में भाई साहब आयंस क्या क्या होंगे, Zn2 प्लस, और यहाँ पे होगा आपका Cl माइनस। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। आयरन कंबाइंस विथ क्लोरीन व्हेन हीटेड टू फॉर्म आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड मतलब
कल मैंने आपको बताया था कि आयरन की किस टाइप की वैलेंसी है, एक मिनट, आयरन की किस टाइप की वैलेंसी है शुभम, किस टाइप की वैलेंसी है आयरन की, भाई भरत, चुप मत, किस टाइप की वैलेंसी है आयरन की, हाँ क्या बोल रहा है समझ, जोर से बोल, दो टाइप की क्या क्या, Fe2 और Fe3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो Fe2 वाली वैलेंसी को अपन क्या नाम देते हैं, या हाँ, और Fe3 को फेरिक, ठीक है। दो आपकी वैलेंसीज हैं। तो अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आयरन 3 क्लोराइड बना रहा है, तो कौन सी वैलेंसी होगी, फेरिक, मतलब 3 वाली वैलेंसी हो जाएगी, देख रहे हैं वैसा शीट का याद, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे Fe की हो गई 3 और क्लोरीन की तो 1 होती है, ठीक है, क्लोरीन की 1 होती है, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, FeCl3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, FeCl3, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये बनेगा आपका फेरिक क्लोराइड। अगर मैं बोलूं फेरस क्लोराइड बन रहा है तो क्या फॉर्मूला होता था, देखो, तो रज जल्दी से बोलो, अरे आज एक ही सूरज है और वो तू है, चल बता, तू तो ऐसे बोला किसको पूछा है मुझे, अरे बोल, Fe2 अगर होता तो क्या होता था, तुम तो भाई साहब ऐसे खो गए, मैं से तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या होता था अगर कतरीना कैफ तुमसे शादी कर ली होती भाई साहब, है ना, विकी कौशल को छोड़कर अगर तुमसे शादी कर ली होती तो क्या होता था तुम्हारे जीवन में, तो नहीं क्या होता था, अरे यार FeCl3 है यार, यहाँ पे Fe की वैल्यू कितनी है 3, अगर मैं FeCl2 बोल रहा हूँ मतलब क्या हो जाएगा आपका फेरस क्लोराइड, तो यहाँ पे Fe के नीचे तुमने क्या लिखा है 3, यहाँ पे Fe के नीचे क्या लिखोगे भाई साहब 2, ठीक है, यहाँ पे Cl का तो वही रहेगा, तो इसमें का ही इतना सोच रहे हो भाई साहब, फेरिक है तो नीचे 3 आएगा, फेरस है तो नीचे 2 आएगा, तो ये वाला कंपाउंड क्या बन जाता था, FeCl2, जनरल एकदम जनरल इंटेलिजेंस की चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन द हिंट कि भाई साहब आयरन फेरिक मतलब 3 हो गया तो ऑब्वियसली फेरस मतलब 2 होगा, बाकी क्लोरीन को तो हमने थोड़ा ना चेंज किया, ना ही कर सकते हैं, 1 रहेगा, तो FeCl2 अगर होता था मतलब फेरस क्लोराइड अगर होता था तो FeCl2 होता था, फेरिक क्लोराइड है तो FeCl3 होगा, जनरली आयरन का क्लोरीन के साथ जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो फेरिक क्लोराइड हो रहा है, ठीक है। So this is forming iron chloride, ठीक है, इसको भाई साहब बैलेंस करना है, ओके। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ज्यादा करके मेटल्स आपके भाई साहब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स, ये सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जन्म भर के भाई साहब भिखारी हैं, नहीं भिखारी नहीं है, बहुत बड़े सेठ हैं एक्चुअली, हमसे ले लो ले लो ले लो इलेक्ट्रॉन्स ले लो भाई साहब, ऐसा है इनका, ठीक है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा मिल गया उसको पकड़ के अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अपने रास्ते जा रहा था भाई साहब, ठीक है, उसको पकड़ लिया भाई साहब, ले 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 हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले ले भाई साहब, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ है ये, ठीक है, ले ले, कैल्शियम भी बोलेगा भाई साहब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, मैग्नीशियम बोलेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तू जा, ठीक है। तो ज्यादा करके आपके जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ इसलिए नहीं रिएक्ट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जनरली आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन भिखारी है भाई साहब, वो किसको दे देगा वो, और एक इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है किसी से, लेकिन वो भाई साहब ज्यादा करके कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, और ये जितने भी मेटल्स हैं आपके हुए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत रेयरली आपका हाइड्रोजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन होगा, लेकिन जहां भी होगा वहां पे आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, जैसे ये हो गया आपका सोडियम हाइड्राइड, दिस इज बेसिकली सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपके रिएक्शन होंगे, वी विल सी, तो ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन गैस भाई साहब क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, 2NH, आई एम सॉरी NH, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, यहाँ पे भाई साहब सोडियम को आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर भाई साहब रिएक्शन होगी, अभी तक तो जितना भी आपने रिएक्शन, ये बहुत डेंजरस रिएक्शन है, डेंजरस रिएक्शन क्यों है बताओ, व्हाई इज इट अ डेंजरस रिएक्शन, क्योंकि सोडियम को जब आप हीट करोगे तो आपको मालूम है कि सोडियम के एनवायरमेंट में अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन हुआ, विदाउट हीटिंग ही वो आग पकड़ लेता है, उसको आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका मतलब जिस चेंबर में आप सोडियम को हीट कर रहे हो वहां पे एक रत्ती भर का भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए, समझ में आ रहा है, वहां पे रत्ती भर का भी ऑक्सीजन हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा वो, तो इट्स अ वेरी ये ऐसा रिएक्शन है जहां पे आपको बहुत केयरफुली इसको करना पड़ेगा, तो सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होता है, सोडियम इज अ मेटल, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, दैट इज बेसिकली अ आयनिक हाइड्राइड, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके।
तो इसमें भी देखो, मतलब हम जबरदस्ती का हाइड्रोजन को पूछ रहे हैं उसके पास। मतलब जनरली मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म। तो आपका भाई साहब क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा भाई साहब, ठीक है। कैल्शियम देखो आपको कैसे मालूम चल रहा है ये सब फॉर्मूला। सोडियम का भाई साहब क्या है वैलेंसी, बोलो 1। हाइड्रोजन का भाई साहब है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सॉरी, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया सोडियम हाइड्राइड का NaH। समझम समझम समझम। कैल्शियम का वैलेंसी है भाई साहब 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो ये क्या बन गया भाई साहब आपका CaH2, CaH2, ठीक है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH2। तो कैल्शियम हो गया भाई साहब, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया CH2। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कैल्शियम, देन कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म। तो लगभग सारे मेटल्स का अगर आप देखोगे, आपको अगर हाइड्रोजन से साथ रिएक्शन कराना है तो उनको हीट करना है। सोडियम को आपको हीट करना है, मैग्नीशियम को हीट करना है, पोटेशियम को हीट करना है और कैल्शियम को भी हीट करना है। ये 4 मेटल्स हैं जो हीटेड विथ हाइड्रोजन दे विल फॉर्म देयर मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। आप लोगों ने भाई साहब पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बड़ी डिबेटेबल पोजीशन है। क्यों डिबेटेबल पोजीशन है? क्योंकि भाई साहब वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। अभी देखो ये सोडियम हाइड्राइड बना, तो इसने किसके साथ रिएक्ट किया भाई साहब? सोडियम के साथ, एक मेटल के साथ। और HCl बना, तो इसने किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरीन के साथ, विच इज अ नॉन मेटल। तो एक ही एलिमेंट मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और नॉन मेटल्स के साथ भी। ये वाला जो कंपाउंड बना ये आयनिक कंपाउंड है, और ये वाला जो कंपाउंड बना ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुई है, और ये भाई साहब आपके डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुई है। तो हाइड्रोजन का क्या है, वो मेटल है या नॉन मेटल है? तो जनरली जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स है जनरली पीरियोडिक टेबल में हम राइट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। तो हाइड्रोजन को तो आज भी, भले ही आपने भाई साहब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइस किया है विच इज एज पर एटॉमिक नंबर्स, स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज डिबेटेबल, और इसी वजह से डिबेटेबल है, ठीक है, क्योंकि वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन का मालिक है, ठीक है, जिसके वजह से वो दोनों तरफ ही जाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी जाता है और आयनिक बॉन्डिंग में भी जाता है। हालांकि सारे मेटल्स के साथ तो नींद अरे बहुत जोर से दूंगा, 100 ग्राम का मुखड़ा है और उसको संभालने के लिए हम कभी कभी 2 हाथ लगाते हैं, 3 हाथ, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये यही आपको नींद का एक बहुत मेजर चीज है। देखो आपका नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले ही आप बैठे हुए हैं। यही आपको अगर खड़ा करा दिया जाए ना तो आपको नींद नहीं आएगी। आपने देखा रहेगा स्कूल वगैरह में करते हुए, जिसको नींद आएगी वैसा खड़े कर देते हैं, ठीक है, यू विल नॉट फील स्लीप। ये आपका नींद आना स्वाभाविक है। और उस पे अगर आप अपने बॉडी को और ज्यादा रेस्ट मोड पे ले जाते हैं, भाई साहब ये मुंडी भी हमसे नहीं संभल रही है, लो भाई साहब 2 हाथ का भाई साहब ये लगा दो, और ज्यादा रेस्ट पे लेकर जा रहे हो, तो वो नींद आनी ही आनी है भाई साहब, ठीक है। ट्राई एंड बी एज विजिलेंट एज पॉसिबल, ठीक है। मुझे आपके नींद आने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मिस जो हो जाएगा, और मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो घर पे ही सो लेते हैं भाई साहब, है ना। यहाँ पे आप बैठे हो और मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है एक नेचुरल सी चीज है। आपको नींद आने का, ये जो आप बैठे वाले पोस्चर में हो इसलिए नींद आ रही है, ठीक है, तो ये होता है। अगर मुझे भी ऐसे बैठा दिया जाए तो शायद मुझे भी नींद आ जाएगी। वॉचमैन लोगों को देखते हो वैसे नींद आ जाती है, अरे पब्लिक चिल्लाती है उनके ऊपर, मैं बोलता हूँ कि यार क्यों चिल्ला रहे हो आप, ठीक है। वो आपको भी बैठा दिया जाए वैसे ही तो आपको भी नींद आ ही जाएगी, ठीक है। आपका बॉडी इनएक्टिव हो गया है ना वैसा, तो वो आती है। लेकिन जितना हो सके उतना अपने आप को जागे हुए रखिए। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज, और जितना हो सके आराम बॉडी को कम दीजिए जब तक आप बैठे हुए हैं इन अ क्लास। ये जो आप करते हैं ना, ये ट्याव, फिर ये वाला हाथ उठा ट्याव, बस फिर ट्याव हो जाए, अगले 5-10 मिनट में आप ट्याव हो जाएंगे, होना ही है। एक ही तो आपका बॉडी रेस्ट मोड में है, आप अपनी अपने फेस को भी भाई साहब रेस्ट मोड में लेकर जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका ब्रेन है उसको भी आप रेस्ट मोड में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इट्स एज गुड एज प्लेसिंग अ कुशन इन अ बेड। अगर आप एक बेड पे हैं और मोबाइल देख रहे हैं और एक कुशन लग गया, बस फिर क्या है, फिर तो भाई साहब अय्याशी की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। When hydrogen gas is passed over heated calcium, then calcium hydride is formed। तो इसका भाई साहब कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे वो सारी बातें समझ में आती है जो शायद आपके पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही होंगी, या आपके जो आपको जो लोग शासन करते हैं या जो कंट्रोल में रखते हैं उनको नहीं समझ में आ रही होगी। देखो आपके साथ आपका जीवन जो है तो रील्स में चल रहा है भाई, वैसा
2-2 मिनट के रील्स, 3-3 मिनट के रील्स, उसी में भाई साहब आपका जीवन चल रहा है। आपका क्या, मेरा भी शायद, और बड़े लोगों का भी, जो लोग आपको मना कर रहे हैं ये सब ना देखने को, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप सोचिए आपका कंसंट्रेशन लेवल कितने का हो गया, 2-3 मिनट का हो गया। पहले एक जमाना था जब बड़े बड़े मूवीज रिलीज होते थे, आप अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए, शोले बोल के एक मूवी आई थी भाई साहब, 4.5 घंटे की मूवी है। मेरा नाम जोकर बोल के एक मूवी आई थी भाई साहब, 5 घंटे की मूवी है। बैठ जाओगे आप सिनेमा हॉल में 5 घंटे तक? 2 घंटा आज की तारीख में भाई साहब 2-2 घंटे में मूवीज खत्म हो रही है। 2-2 घंटे में मूवीज। कोई अगर आप 2.5 घंटे का, बाप रे 2.5 घंटे की मूवी, ऐसा आप सोचेंगे, ठीक है। बट ये शोले का नाम आपने सुना है, 4.5 घंटे की मूवी है शायद। मेरा नाम जोकर ऑलमोस्ट 5 घंटे की मूवी है। ये सब इतने बड़े बड़े मूवीज होते थे भाई साहब, ठीक है। आज की तारीख में हमको उतना पेशेंस नहीं है। our patience levels are dropping because the format of entertainment that we have accepted are very short formats। ये बहुत short formats हैं, और यही चीज हमारे सारी चीजों में आ रही है। फटाफट करो भाई साहब, निकलो, ठीक है। एक पढ़ना है फटाफट करो, क्लास अटेंड करना है फटाफट करो, ठीक है। अभी अगर मैंने आपको 1.5 घंटे से 3 घंटे की क्लास लगा दी तो भाई साहब ये तो बेहोश ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इस फॉर्मेट में आ चुके हैं। आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट एट द सेम टाइम आपको इस प्रोसेस को तो कंप्लीट करना है। करना है तो जितना आप अलर्ट रह के कर सके उतना आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। यही सिर्फ समझाने की बात है ये, और बाकी जो करना है वो आपको करना है। इसमें मैं आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, ना ही आपको मैं चिल्ला सकता हूँ इस बारे में। आपको अगर नींद आ रही हो तो आपको अलर्ट कर सकता हूँ बस, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस कि ये आ रहा है यहाँ से कि अभी आप एक शॉर्ट फॉर्मेट में एडजस्ट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी भाई साहब खत्म हो जाए चीजें, ठीक है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कार्बन भाई साहब आपका एक नॉन मेटल है, क्या बनाता है? कार्बन क्या बनाएगा? हाँ हाँ ये हाँ, इसके साथ कर भेजना। तो कार्बन भाई साहब क्या है आपका? नॉन मेटल है, क्या ऑक्साइड बनाएगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल भाई साहब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन है भाई साहब, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया भाई साहब, ठीक है। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई साहब, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। Sulfur is a non-metal. When sulfur is burnt in air, it reacts with oxygen of air to form an acidic oxide called sulfur dioxide। तो ये भाई साहब आपका बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। Reaction with of non-metals with water. Non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas। तो ये भाई साहब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Do not react with water or steam to evolve hydrogen gas। Metals react with water, कोल्ड वाटर से कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर से कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स का वाटर के साथ ऐसा कुछ भी आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। देखो आपका वाटर जो है H2O है, ठीक है, ये पोलर कंपाउंड है। अभी आप पोलर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना समझिए कि वाटर के भी दो टाइप के आयंस बनते हैं, H+ और OH-। तो आप बोलेंगे भाई साहब वाटर तो नॉन मेटल है भाई साहब, ठीक है, तो ये कैसे ऐसे आयंस बना रहा है? तो यस, आयंस बनते हैं, वाटर के आयंस बनते हैं। आप अगर देखोगे कि किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, समझ लो आग लगी है कहीं पे भी और इलेक्ट्रिसिटी से लगी है, तो फायर ब्रिगेड भाई साहब वहां पे पानी नहीं छिड़केगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें आयंस होते हैं और ज्यादा आग भड़केगी। वाटर में आयंस होते हैं तो उसमें आग भड़केगी भाई साहब, ठीक है। इसीलिए तो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वी हैव टू यूज। तो इसीलिए आग लगी कैसे है उसको जानना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी छोटी मोटी आग लग गई है और समझ लो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के शॉर्ट सर्किट से हुई है और उसमें आप पानी डालेंगे, जो पानी डालेगा ना वो भी जाएगा, ठीक है, वो भी मरेगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये आपके वाटर में आयंस होते हैं भाई साहब, और ये आयंस मतलब वाटर हैज गॉट आयंस। अभी होता क्या है, इसमें से अगर हाइड्रोजन गैस बन आ रहा होगा, ठीक है,
मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं कंफर्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। ठीक है भाई साहब, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना भाई साहब, इसी से बनता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और रिड्यूस क्यों बोल रहे हैं? आपने देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए बोल रहे हैं भाई साहब हाइड्रोजन गैस का मतलब हाइड्रोजन आयंस का रिडक्शन इनटू हाइड्रोजन गैस। मतलब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इस पे हाइड्रोजन आयंस ऐड होकर भाई साहब क्या बनेंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं किसी में भी, उसका होता है रिडक्शन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, H2O भाई साहब क्या बना रहे हैं? H प्लस एंड OH माइनस आयंस, H प्लस आयन से बन रहा है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas. This is because non-metals cannot give electrons to reduce the hydrogen ions of water into hydrogen gas. ठीक है, ये hydrogen ions of water into hydrogen gas. ठीक है, reaction of non-metals with dilute acids. Non-metals do not react with dilute acids. Non-metals do not displace hydrogen from acids. ये acid से displace नहीं करते हैं. In order to displace hydrogen ions, तो आपने देखा भाई साहब अगर metals को हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देंगे। मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, अभी ये भी पढ़ा है। ठीक है, मेटल प्लस आपका एसिड इज गोइंग टू गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस of an acid and convert them into hydrogen gas, electrons should be supplied to the hydrogen ions of the acid. ठीक है, now a non metal, तो भाई साहब नॉन मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन का भिखारी है। देखो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करना मतलब हाइड्रोजन को सप्लाई करना ना भाई साहब। ठीक है, देखो इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड, ये भाई साहब हाइड्रोजन आयन से तुम क्या बना रहे हो? हाइड्रोजन गैस बना रहे हो ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयंस। इन हाइड्रोजन आयंस को भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स आपको सप्लाई करना है। ठीक है, तभी तो जाकर ये H, देखो H प्लस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और H2 क्या है? न्यूट्रल है। पॉजिटिव को तुम नेगेटिव सप्लाई करोगे तभी तो जाकर वो न्यूट्रल बनेगा। तो इसका मतलब जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो क्या करने चाहिए भाई साहब? आपके एसिड को क्या करने चाहिए? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने चाहिए, तभी तो वो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, और नॉन मेटल्स खुद ही भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स के भिखारी होते हैं। दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई विल दे सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, दे आर इन नो पोजीशन टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयंस। नाउ अ नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक नॉन मेटल भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड से एक्सेप्ट करे चाहे आयनिक बॉन्ड से एक्सेप्ट करे। इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड टू रिड्यूस देम इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, so they will not be able to, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। हाइड्रोजन आपका एक नॉन मेटल है, सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ कोवैलेंट क्लोराइड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन आपका एक नॉन मेटल है, ये क्लोरीन है भाई साहब, इसका वन इसका वन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ नॉन मेटल, सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ कोवैलेंट क्लोराइड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या समझ में आ रहा है? कोवैलेंट क्यों है भाई साहब? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है? दिस इज अ कोवैलेंट क्लोराइड। ओके ओके ओके, सो हाइड्रोजन है भाई साहब क्लोरीन के साथ, ये बना देगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, reaction of non-metals with hydrogen. Sulfur is a non-metal which combines with hydrogen to form covalent hydride called hydrogen sulfide. ठीक है, सड़े हुए अंडे का बास आता है। ठीक है, सल्फर को अगर आपने भाई साहब, ये जो सल्फर है इसको अगर आपने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो ये आपका H2S होता है। ये बहुत थोड़े बहुत हमारे एनवायरमेंट में भी ये प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, बर्निंग सल्फर से होता है, ये सल्फर और हाइड्रोजन कंबाइन करके आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली मतलब बहुत बदबू आती है। अगर कहीं पे भी आपके एनवायरमेंट में बदबू आ रही है ना, नेचुरली बदबू आ रही है किसी कचरे के ढेर की वजह से नहीं, तो वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे एनवायरमेंट में ट्रेसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि काफी सारी सल्फर बर्निंग हो रही है। सल्फर एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ भाई साहब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज कोवैलेंट हाइड्राइड। ओके,
यूजेस ऑफ मेटल्स देखेंगे भाई साहब। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स which is known as malleability. They can be drawn into wires which is known as ductility. They are good conductors of heat and electricity. ठीक है, what else? They produce sound when hit. ठीक है, और क्या है? उनकी सोनोरिटी हाई है। और क्या भाई साहब? लस्टरस है। दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, दे आर लस्टरस। यस, व्हाट एल्स? दे आर हार्ड, जनरली हार्ड एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, दे आर जनरली हार्ड, और एक्सेप्ट फॉर mercury which is liquid at room temperature, almost all metals are solids. ठीक है, okay. So uses of metals, metals are used for a large number of purposes. क्या क्या है भाई साहब? आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स। आपकी भाई साहब कॉपर की कंडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है और चीप में भी अवेलेबल है। हालांकि सिल्वर मेटल आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सिल्वर इतना महंगा है भाई साहब, उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर इतना आपका महंगा है, उसको अफोर्ड करना मुश्किल है भाई साहब, उससे आप वायरिंग नहीं कर सकते। तो वी हैव टू यूज कॉपर। ठीक है, विच इज बेसिकली चीपली अवेलेबल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स। ठीक है, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। ये आपके हाउस होल्ड यूटेंसिल्स है एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट्स है। क्या क्या? आपके आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये क्यों हम यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स? आप बोला हो, हाँ, बट चीप नहीं। आयरन आजकल सस्ता नहीं है भाई साहब, महंगा हो रहा है। व्हाई आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स? क्या क्या? आयंस रहते हैं, तो इसका आयन से क्या क्या मतलब? हमारा मकसद है खाना बनाना। हाँ, हीट, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ना भाई साहब। कहाँ कहाँ जा रहा है? चीप है, आयन से। अरे भाई साहब, मकसद क्या है? इन पे हमारा खाना बनाने का मकसद है। खाना तभी बनेगा जब भाई साहब ये हीट को कंडक्ट करें। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, आप भाई साहब इसका बर्तन बना पाएंगे क्या? नहीं। इसको अगर जरा यदि खुद ही जल जाएगा, वो खाना क्या पकाएगा? है ना। लकड़ी को अगर आप जलाने जाएंगे, लकड़ी का एक बर्तन बनाएंगे तो खुद ही जल जाएगा भाई साहब। ठीक है, ओके। सो आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। इससे हम हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट बेसिकली बना सकते हैं। ठीक है, ओके। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग। नाउ व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग? देखो, आयरन जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आयरन का एक प्रॉब्लम है कि वो रस्ट खाता है, और रस्ट खाता है तो वो जंग खाता है, तो भाई साहब वो वीक होता जाता है। अभी हमारा जो इंडिया जो है वो बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। रेलवे नेटवर्क जो इंडिया में बिगेस्ट है। ठीक है, आप लोकल ट्रेन से सेंट्रल ट्रेन को पकड़ लो, जो भी है। ठीक है, भले ट्रेन लेट आती हो, कहीं पे बुलेट ट्रेन चल रहा है तो कहीं पे भाई साहब अभी भी मालगाड़ी चल रही है। ठीक है, but whatever, it still has the biggest railway network. So when you're talking about a railway network, obviously you're talking about rails as well. और ये जो रेलवे लाइंस होते हैं, ये कंटिन्यूअसली सन और मॉइस्चर को एक्सपोज है। बारिश गिर रही है इन पे भाई साहब, धूप भी आ रही है, तो इनका तो रस्ट होना लगभग तय है। और अगर ये रस्ट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, तो भाई साहब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रेन आपके इनके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका गैल्वेनाइजिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग? आपने रेल की पटरियां देखी हैं, वो लोहे से बनी है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से पे आपको कभी भी जंग नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा, चमकता हुआ ही दिखेगा वो। क्यों ऐसा चमकता हुआ ही दिखेगा? जबकि वो तो भाई साहब बारिश और धूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, और सालों से पड़ा हुआ है भाई साहब। ठीक है, द रीजन वाई इट इज देयर बिकॉज ये जो गैल्वेनाइजिंग है, इसको गैल्वेनाइज किया गया है, इस पे जिंक ऐड किया गया है। ठीक है, जिंक ऐड किया गया है, एंड दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। इंडिया में बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे आपका भाई साहब टाटा स्टील प्लांट है जो जमशेदपुर में लोकेटेड है। देन वी हैव भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, बहुत सारे स्टील प्लांट्स है, सलीम स्टील प्लांट है। ये सारे स्टील प्लांट्स में कौन सा स्टील प्लांट मैन्युफैक्चर्स रेलवे लाइंस? आपने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड। कौन सा स्टील प्लांट, कहाँ का स्टील प्लांट हमारे इंडियन रेलवेज के लिए आपके ये रेलवे लाइंस मैन्युफैक्चर करता है? हाँ, नहीं, टाटा नहीं, नो। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, वो वाला जो स्टील प्लांट है दैट मैन्युफैक्चर्स, और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में इन इन रेलवे लाइंस का गैल्वेनाइजिंग होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग इसलिए होता है ताकि इनमें रस्टिंग ना हो, क्योंकि ये अगर रस्ट हो गए भाई साहब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, and can cause lives of many people. So zinc is used for galvanizing iron to protect it from rusting. Chromium and nickel,
metals are used for electroplating and in manufacturing of stainless steel. आपकी जो गाड़ियां बनती हैं, गाड़ियों के जो एसेसरीज बनते हैं, उसमें जो मेटल यूज होता है वो क्रोमियम और निकल है। ये इसमें भाई साहब एक शाइनी अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। तो निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस जो आपका लोहा होता है, आयरन, इट इज सब्जेक्ट टू रस्टिंग, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें रस्टिंग नहीं होती है। आपके जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं उसको हमने स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ, मतलब है तो ये आयरन, लेकिन आयरन को हमने किस किस चीजों से मिक्स किया है, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन प्लस निकल, ये बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। प्राइमरली आयरन है और इन मेटल्स को भी ऐड किया जाता है, क्रोमियम, कार्बन एंड निकल। सो बेसिकली स्टेनलेस स्टील आपका क्या है, अलॉय है, एलॉय है, ठीक है। एलॉय मतलब यहाँ पे आपके आयरन की जंग खाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम इन एलिमेंट से इसको मिलाते हैं ताकि ये जंग जल्दी ना खाए, ठीक है। सो ये आपके भाई साहब स्टेनलेस स्टील है, दीज आर बेसिकली अलॉयज। क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके ओके, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। और ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, इससे हम, क्योंकि ये भाई साहब जल्दी डैमेज नहीं होते हैं, बहुत सालों तक चलेंगे ये। और ज्वेलरी जब हम रखते हैं तो जनरली हमने देखा होगा कि आपके घरेलू ट्रेडिशंस में सास ने बहू को दिया, बहू ने उसके बहू को दिया, और ये सब ज्वेलरी चला रहा है ना। तो ये पुरातन टाइम से वही ज्वेलरी चली आ रही है। तो ऐसा इतने दिन तक वो भाई साहब कैसे चला रहा है, फर्नीचर घर का इतना दिन नहीं चलेगा, ठीक है, कोई आयरन का आर्टिकल इतने दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन ये सब बहुत दिनों तक चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके गोल्ड और सिल्वर से बने होते हैं जो नोबल मेटल्स हैं, विच डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, उनका रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। भाई साहब मरकरी एकमात्र एक लिक्विड है जो मेटल है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मरकरी इज अ लिक्विड एंड हेंस सिंस इट इज अ मेटल इट हैज गॉट गुड कंडक्टिविटी, और इसको हम भाई साहब थर्मोमेट्रिक फ्लूइड में यूज करते हैं, ठीक है। So mercury is used in thermometers. Lead metal is used in making car batteries. Lead metal से हम car batteries बनाते हैं, ठीक है। So uses of non-metals. The important uses of non-metals are as follows. Hydrogen is used in the hydrogenation of vegetable oils to make vegetable ghee और वनस्पति घी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे the important use of non-metals क्या हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोजन इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। इसको किस में हम कन्वर्ट करते हैं, आपने देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर आपने सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया है, सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब आपका वनस्पति घी है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल्स है। वेजिटेबल ऑयल्स को, ठीक है, आप भाई साहब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, दिस इज वेजिटेबल ऑयल है ये, दिस इज वेजिटेबल ऑयल विच इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। इसका आप करा रहे हैं भाई साहब हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, निकल एज अ कैटलिस्ट और पैलाडियम हो सकता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका वनस्पति घी, ठीक है, दिस बेसिकली फॉर्म्स वनस्पति घी, और ये बेसिकली आपका सैचुरेटेड है, दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जनरली ये हाई कंजम्पशन आपके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। डेंजरस क्या होगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इसका अनलिमिटेड कंजम्पशन तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली इसका ज्यादा कंजम्पशन आप कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ थ्रेट टू योर लाइफ, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन से आपका बनता है वनस्पति घी, ठीक है। ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो, और ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब सबके सब भाई साहब आपके सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है। So the important uses of non-metals are as follows. Hydrogen is used in the hydrogenation of vegetable oils to make vegetable ghee और वनस्पति घी। और भाई साहब आपका हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो ये हाइड्रोजन के यूजेस हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन के यूजेस हैं। तो आपका देखो हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हुज कंपाउंड्स आर नोन एज फर्टिलाइजर्स। तो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है ये, ठीक है, फर्टिलाइजर जो हम देते हैं भाई साहब प्लांट्स में, ओके। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और ड्राई सेल्स। कार्बन में आपका जो ग्राफाइट है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है, और वो गुड कंडक्टर भी है। एज एन एक्सेप्शन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, और इसीलिए हम इसको भाई साहब इलेक्ट्रोड्स या बैटरीज
के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, ठीक है, सेल्स में यूज करते हैं, ड्राई सेल्स में। ओके, नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फेट वगैरह। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा मेन कंटेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो सॉइल की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए जो केमिकली मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स हैं उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है। ओके, ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। वो जो चिप्स का पैकेट आप खोलते हैं और टपाटप खाते हैं, उसके अंदर जो गैस भरा होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस उसको सड़ने नहीं देता है। अदरवाइज अगर उसके अंदर ऑक्सीजन भरा रहेगा तो ऑक्सीजन आपके तेल के साथ कंबाइन कर जाएगा, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। वो सड़ेगा तो नहीं, लेकिन उस चिप्स का टेस्ट बिगड़ जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तेल को खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन कर जाता है और फिर उस तेल से अगर आप खाना पकाएंगे तो एक तेल सा टेस्ट आएगा। इट इज नॉट बैड, ठीक है, बट उसका ऑक्सीडेशन अगर हो जाए तो उस तेल का वो टेस्ट नहीं रहेगा। इसी तरह से जो आपके रोस्टेड चीजें हैं या जो आपने तेल से बनाया हुआ है, चिप्स वगैरह जो भी तल कर बनाया है, उसको आप खुला छोड़ देंगे ज्यादा टाइम तक तो उसमें भी जो तेल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और इससे उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आप जो चिप्स वगैरह बनाते हैं उसको ऐसे पैकेट्स में रखते हैं जहां पे ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन भरा हो। जो आप फाड़ते हैं और फुस्से से जो गैस निकलती है वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस इनको प्रिजर्व रखता है। ये देखता है कि भाई साहब आपका जो ऑक्सीजन के साथ इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है, ताकि ज्यादा दिनों तक इनकी लाइफ बनी रहे। इनका शेल्फ लाइफ को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। सो पिकल्स हो गए या भाई साहब आपके जैम्स वगैरह हो गए या आपका जो चिप्स वगैरह है, ड्यू टू इट्स इनर्टनेस। इनर्टनेस मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन सबके साथ कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। तो इनको हम भाई साहब यूज करते हैं प्राइमरली इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है। Okay, sulfur is used as fungicide and in making of gunpowder and vulcanization of rubber, ठीक है। तो सल्फर इज यूज एज अ फंगिसाइड, फंगस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है सल्फर, ठीक है। एंड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो रबर निकाला जाता है बेसिकली ट्रीज में से, वो जो रबर जो लैटेक्स है उसको प्रॉपर रबर बनाने के लिए सल्फर का यूज होता है। इसके इस चीज को अपन बोलते हैं भाई साहब वल्कनाइजेशन। इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है सल्फर से, उसके बाद वो रबर के लिए तैयार होता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो ये तो नॉन मेटल्स। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? तो भाई साहब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम देखो एक क्या है, मेटल है, उसके पास भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो चाहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इससे ये ले ले। क्लोरीन भाई साहब है, ठीक है। तो सोडियम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। तो अगर आप देखोगे इसके लास्ट शेल में, क्योंकि सोडियम के पास भाई साहब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई साहब नींद आ रही है, ठीक है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बोल सकते हैं, 2 8 और 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 8 और 1। और यहाँ पे भाई साहब क्लोरीन है तो इसका 2 8 और 7 हो गया। इसके साथ भाई साहब ये कंबाइन कर गया। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, सो इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एज क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 17p बट 18 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डेवलप्स 1 नेगेटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड एन अनायन, ठीक है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये क्या बन जाएगा भाई साहब, क्लोरीन अनायन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, क्लोरीन कटायन, ठीक है। ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सोडियम भाई साहब क्या हो जाएगा, Na प्लस, और ये हो गया क्लोरीन माइनस। तो ये भाई साहब ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस अट्रैक्शन विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो ये बन गया आपका भाई साहब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा क्योंकि मैग्नीशियम का भाई साहब क्या है, 2 8 2, सो इट इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लोरीन की कैपेसिटी क्या है, एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो अभी इसका मतलब 2 भिखारी लगेंगे भाई साहब, ठीक है। तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए आपका जो कंपाउंड बनता है वो है MgCl2, because one magnesium atom can donate 2 electrons. However, one chlorine atom can only accept 1 electrons, so it will require 2 chlorine atoms to accept these 2 electrons. Hence, the compound that is getting formed is magnesium chloride. This magnesium chloride will have a formula of MgCl2. किसने बनाया वो पेंसिल या पेन जो भी है आपके हाथ में? अरे इतनी देर से उसको निहार रहा है भाई साहब, अभी तक तो नाम पता भी मालूम चल गया होगा उसका, नहीं?
कौन से फैक्ट्री में पब्लिश हुई है भाई साहब, वो मैन्युफैक्चर हुई है, कौन से प्लास्टिक से बनी है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, सो इट विल डोनेट टू इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। ठीक है, so chlorine has 7 electrons in the last shell, so it will accept 1 electron to become stable, 1 electron to become stable. तो ये हो गया भाई साहब आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। So since magnesium has to donate 2 electrons to become stable, but chlorine accepts only 1 electron to become stable, hence one magnesium atom requires 2 atoms of chlorine. बत्ती गुल हो रही है तुम्हारी भी वैसा, ठीक है। So one magnesium atom will require 2 atoms of chlorine, MgCl2 यहाँ से बन रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम और ये हो गया आपका क्लोरीन, ये जुड़ गया भाई साहब, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको लिख लीजिए भाई साहब, एक केमिकल बॉन्ड जो भाई साहब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए फटाफट भाई साहब, डन डन डन, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर